हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। इतिहास पर हम चर्चा कर रहे थे मोहम्मद गौरी के बारे में। हमने उसके परिचय जाना था, उसके आक्रमण और उसका प्रभाव जाना था। तो ये भी जाना था कि 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। वो पंजाब में खोखरों का दमन करते समय वापस लौट रहा था, तो सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर उसको जो है करामातियों ने उस पर हमला कर दिया था और उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि उसका भाई जो था गयासुद्दीन, वो गजनी पर जो है वहीं शासन कर रहा था और मध्य एशिया और पूर्वी जो पश्चिमी एशिया है उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पूर्वी विस्तार के लिए उसने मोहम्मद गौरी को भेजा था। मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे 1175 से लेकर 1206 तक निम्न आक्रमण किए थे। हमने इसके पहले चर्चा कर ली थी। उन आक्रमणों में उसने तराइन का युद्ध लड़ा था, प्रथम और द्वितीय 1191-92 में, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसको जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और बख्तियार खिलजी ने जैसे बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था, तो ये जो है उसके गुलाम सेनापति थे। इनको जीते हुए प्रशासक, जो क्षेत्रों का प्रशासक है, नियुक्त करके वो वापस गजनी चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार जारी रखा था, बख्तियार खिलजी ने भी साम्राज्य विस्तार जारी रखा था और वो वापस लौट गया था। जैसा कि वो वहां ध्यान केंद्रित कर रहा था, साम्राज्य का उसको विस्तार करना था, वहां भी धन संपदा में वृद्धि करना था, तो भारत में लगातार वो आक्रमण कर ही रहा था। तो इसलिए जो है मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हुई। और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, उसने साम्राज्य विस्तार जारी रखते हुए उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक से गुलाम वंश चालू होता है। गुलाम वंश में अगर हम देखें तो कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश में इल्तुतमिश और बलबनी वंश में गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद वंश और लोधी वंश आता है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का जो काल है 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहता है। और अगर देखें कि 1206 से लेके 1526 तक जो लास्ट थे इब्राहिम लोदी, वो वहां तक दिल्ली सल्तनत काल चलता है। और उसके बाद मुगल काल प्रारंभ हो जाता है बाबर से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दिल्ली का इतिहास जानेंगे, क्योंकि दिल्ली प्रमुख केंद्र रहा है। लड़ाई और आक्रमण सिर्फ दिल्ली के लिए ही होते रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात है दिल्ली में। दिल्ली का प्राचीन से लेकर थोड़ा सा छोटा छोटा सा हम इतिहास जानेंगे। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत प्रारंभ करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो थोड़ा सा हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत का क्या इतिहास रहा है, दिल्ली को किस किस नामों से, किस किस शासक द्वारा क्या नाम से जाना गया है, तो अपन ये जानेंगे। तो दिल्ली को अगर अपन सबसे पहले प्राचीन में देखेंगे, तो प्राचीन में हमें जैसे पता चलता है कि महाभारत के ग्रंथ से, हम थोड़ा सा लाइन बाय लाइन जानते रहेंगे। महाभारत के ग्रंथ से हमें पता चलता है कि जो दिल्ली थी पहले पांडवों की राजधानी थी। पांडवों की राजधानी थी, तो पांडवों की राजधानी थी, तो इसे दिल्ली उस समय क्या नाम से जाना जाता था, इंद्रप्रस्थ के नाम से। इंद्रप्रस्थ के नाम से इसे जाना जाता था। फिर इसके बाद अगर अपन देखें तो 11वीं सदी में, थोड़ा सा अगर अपन आधुनिक में आ जाएं, तो 11वीं सदी में यहां तोमर वंश के शासक, तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने यहां अधिकार कर लिया था। अनंगपाल ने, इनका शासन जो रहा था 1051 से 81 तक रहा था। तोमर वंश के शासक थे 11वीं सदी में। तो हमें यह जानकारी कैसे मिलती है कि तोमर वंश के शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय के दरबारी कवि थे, चंद तो चंद का जो ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो से हमें पता चलता है कि दिल्ली में तोमर वंश के शासक अनंगपाल का शासन था। और उस समय दिल्ली को जो जाना जाता था ढिल्ली के नाम से जाना था, ढिल्ली या ढिल्लिस के नाम से इसको जाना जाता था। तो हमें ये जानकारी मिलती है चंद के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि उस समय दिल्ली को ढिल्ली या ढिल्लिस के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन बलबन के, फिर आगे अगर अपन पता करें तो बलबन के
पालम बावली अभिलेख, पालम बावली अभिलेख से हमें पता चलता है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मतलब शिलालेख। जो अभिलेख रहते थे पहले क्या होता था कि ये आदेश होते थे, जो राजा होते थे या शासक होते थे तो अपने आदेश पत्थरों पे उत्कीर्ण करवाते थे। वही लेख, अगर लेख कहें तो अपना पूरा लेख रहता है, वो करवाते थे पत्थर या किसी धातु पर, कठोर धातु पर लेख अंकित करवाते थे। उनके आदेश रहते थे, वही रहते थे। वो अपनी शासन जो आधार रहता था वो बताते थे कि हमारा क्या आधार है, हमारी क्या राजधानी, उस समय कौन सा शासन था। उन्हें जो भी उस समय अच्छा लगता था वो महत्वपूर्ण बातों को उसमें अंकित करवाते थे। तो पालम बावली अभिलेख, ये पालम दिल्ली में वही क्षेत्र है जहां अभी दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। ये पालम गांव हुआ करता था उस समय। बावली मतलब एक कुआं हुआ करता था, वहां से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो पालम बावली अभिलेख से हमें पता चलता है कि दिल्ली को उस समय योगिनीपुर के नाम से जाना जाता था। योगिनीपुर के नाम से जाना जाता था दिल्ली को। और उस समय जो शासन था मदन लाल का शासन था। ये बात हो रही है 1166 की, अनंगपाल के बाद की बात थी। तो 1166 की बात थी। तो उस समय पालम बावली अभिलेख से हमें पता चलता है दिल्ली को योगिनीपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय शासन था मदन लाल का। तो थोड़ा सा हमें दिल्ली की ये जानकारी मिली। फिर अगर अपन आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत काल में, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत काल के नाम से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सीधी सी बात है, उत्तर भारत में एक राजनीतिक शक्ति स्थापित की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उस समय इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। दिल्ली को इसने जो है सैन्य अड्डा बनाया था, अपना आर्मी बेस था इसका। और ऐबक की जो राजधानी थी उस समय अपनी इसने बनाई थी लाहौर में, वर्तमान के पाकिस्तान में इसने बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, इसका दामाद था इल्तुतमिश, शमसी वंश का प्रथम सुल्तान। इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया वो इल्तुतमिश ही था, जिसकी पुत्री का नाम रजिया था। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। फिर ऐसे चलते चलते दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हुआ। फिर दिल्ली सल्तनत काल में लास्ट में लोदी वंश के, जो कि इसका दिल्ली सल्तनत काल का ही अंतिम था। तो लोदी में कौन? सिकंदर लोदी ने 1504 में अपनी जो राजधानी है दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ कर दी? आगरा में। तो और बाकी वो मुगल काल में भी बाबर, हुमायूं ने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाया। शाहजहां ने जाके वहाँ शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की दिल्ली में। तो सिकंदर लोदी के बाद इस प्रकार से मुगल काल में भी चलता रहा। और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो 1803 में। और 1911 के दिल्ली दरबार, अंग्रेज शासन था उस समय, दिल्ली दरबार लगा 1911 में। उसके बाद कलकत्ता से, क्योंकि अंग्रेजों की जो राजधानी थी कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित होकर कहाँ आ गई? दिल्ली। तो 1911 से ये राजधानी ब्रिटिश शासनों की रही है, दिल्ली राजधानी। उसके बाद अपनी भारत की तो है ही। लाल किले के प्राचीर से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को संबोधन देते हैं। तो 1911 को दिल्ली दरबार के बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हो गई। तो ये दिल्ली का थोड़ा सा इतिहास है, पता होना चाहिए, कभी पूछ लिया जाता है। तो मोटा मोटा ये थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। बताने को और भी कुछ था पर इम्पोर्टेंट बस यही था। तो ये जानकारी थी। अब अपन जानेंगे दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन से शासक हुए, हम उसकी लिस्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये लिस्ट हमें पता होना चाहिए ताकि हम आगे और भी शासकों को व्यवस्थित पढ़ पाएंगे।
फिर मैं धीरे धीरे करके एक एक शासक के बारे में बताते जाऊंगा डिटेल, उन्होंने क्या क्या प्रभाव जमाया, क्या उनकी राजनीतिक स्थिति थी, क्या उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति थी। क्योंकि MPPSC के सिलेबस के अनुसार अगर अपन देखें तो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास पूछा जाएगा। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का ये इतिहास पूछा जाता है। तो ये मेन है। परिचय भी जानेंगे उनके बारे में, क्या क्या प्रमुख रहा है तो ये जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने ये जाना। अब दिल्ली सल्तनत के बारे के बाद हम ये जानेंगे उनकी लिस्ट, कौन कौन शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में पहले जो शासन हुआ है गुलाम वंश का हुआ है। गुलाम वंश, गुलाम वंश में भी हम 3 वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबी वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलवनी वंश। गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश का जो शासन रहा है 1206 से लेके 1290 तक रहा है। ये गुलाम वंश का शासन रहा है। अब हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लिस्ट आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी। यही पूछ लिया जाता है कि इस शासक के बाद किसका शासन था, तो ये हमें पता होना चाहिए, आगे भी काम आएगा, ताकि हम पढ़ेंगे तो लिस्ट हमें याद रहेगी। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अभी हम चर्चा करेंगे इस पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था किसका, गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो शासन रहा है 1206 से लेके 1210 तक रहा है। फिर इसके बाद आराम शाह आया था। आराम शाह का जो शासन रहा है 1210 से 1211, लगभग 8 महीने रहा था। शमसी वंश में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, बदायूं का सूबेदार था, बदायूं उत्तर प्रदेश। तो 1211 से लेके 1236 तक शासन रहा है। फिर इसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। इसका जो शासन था 1236 में, अयोग्य शासक था। अमीर तुर्क सरदारों ने इसको बना दिया था, क्योंकि जो पुत्री थी रजिया, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं वो उत्तराधिकार के जो नीति को उसने तोड़ते हुए रजिया अपनी पुत्री को उसने सुल्तान बनाया था। ये तुर्क सरदारों को सहन नहीं हो रहा था कि कोई महिला दिल्ली के तख्त पर बैठे, तो रजिया को हटाकर रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया था। लेकिन रुकनुद्दीन जो फिरोज था वो अयोग्य शासक था, तो लगभग 1 साल ही कुछ चल पाया, कुछ महीने। रजिया का जो शासन था 1236 से 40, 4 साल रहा। रजिया के बाद आता है बहराम शाह, 1240 से 42। बहराम शाह के बाद आता है अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद 1242 से 46। नासरुद्दीन फिर आता है नासरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66। ये शमसी वंश यहीं समाप्त हो जाता है। फिर बलवनी वंश आता है, थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। ये बलवनी वंश आता है। तो बलवनी वंश में हम देखेंगे गयासुद्दीन बलवन, गयासुद्दीन बलवन के बारे में 1266 से लेके 86 तक इसका शासन रहा है। फिर बलवन के बाद इसमें रहा है कैकूबाद 1286 से 90 तक रहा है। फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स था, इसका 1290 में ही रहा है। ये गुलाम वंश यहाँ समाप्त हो जाता है 1206 से लेके 1290 तक। ये लिस्ट है गुलाम वंश की। अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी में लिख देता हूँ
जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो शासन था 1290 से 96 तक था। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये इसका भतीजा और दामाद था, तो इसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी गंगा तट पर बुलाकर, तो आगे मैं बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन रहा है 1296 से 1316। फिर आता है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर, इसका जो शासन था 1316 से 1316 ही रहा शहाबुद्दीन उमर का शासन। फिर आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका जो शासन रहा है 1316 से 1320 रहा है। तो सबसे कम शासन जो रहा है खिलजी वंश का ही रहा है। तो इसका जो शासन रहा है 1290 से 1320। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश में सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो शासन था 1320 से 1325। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा हुआ मूर्ख। ये विद्वान था, सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन इसका शासन बड़ा बेवकूफ़ाना टाइप का चला है, आगे मैं बताऊंगा। कहीं राजधानी स्थानांतरित कर रहा है, हर घर टकसाल छप रहे हैं, तो कुछ भी ये ढंग से शासन नहीं चला पाया था। 1325 से 51 तक रहा है। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, और इसका जो शासन था 1388 से 89 रहा है। फिर आता है अबू बकर। अबू बकर 1389 से 90 रहा है शासन। फिर आता है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, तो इसका जो शासन रहा है 1390 से 94। फिर आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में, ये 1394 ही रहा है। फिर आता है फिर नासरुद्दीन नामक एक और आता है, नासरुद्दीन महमूद। ये रहा है 1394 से 1413 तक रहा है। तो ये तुगलक वंश रहा है 1320 से 1413। 1320 से 1413। अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश, आप, मैं थोड़ा सा लिख दूं आपको, मैं इसलिए बोलते जा रहा हूं, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सैयद वंश में आता है खिज्र खां। सबसे पहले खिज्र खां। खिज्र खां का जो शासन रहता है 1413 से 1420 रहता है। फिर आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का जो शासन रहता है 1420 से 25 रहता है। फिर आता है मोहम्मद शाह। चौदह सौ 20 से 34 रहता है इसका शासन, 20 से 34। अब 1434 से 45। और अलाउद्दीन 1445 से 50। ये है खिज्र खां 1320
मुबारक शाह 1420 से 34, मोहम्मद शाह 34 से 45, 45 से 50 अलाउद्दीन। तो 1413 से लेकर 1450 तक सैयद वंश का शासन रहा है। 1413 से 50 तक शासन रहा है। अब आएगा लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश में आएगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी 1451 से 89 तक। फिर सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जब इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी, 1504 में की थी, तो 1489 से लेकर 1517 तक रहा है। और इब्राहिम लोदी अंतिम रहा है दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी। इसके बाद बाबर आ गया, बाबर से ही ये हार गया था, आगे पढ़ाऊँगा। 1517 से लेके 1526 तक ये इम्पोर्टेंट है पूरा दिल्ली सल्तनत काल, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये हमें याद होना चाहिए ताकि हम एक एक शासक की जब बात करेंगे तो सन इम्पोर्टेंट है, हर किसी शासक का अपना महत्व है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूरी लिस्ट मैंने बना दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको मिटा के फिर आपको कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाता हूँ। ये दिल्ली सल्तनत काल था, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अपन दिल्ली सल्तनत काल पढ़ रहे थे, इसी में अपन पढ़ेंगे कुतुबी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासन अगर देखें तो 2 साल तो ये गौरी गजनी वंश का सिपह सलार मतलब सेनापति बन के रहा है, 1206 से लेके 1208 तक। स्वतंत्र शासन जो किया है सिर्फ 2 ही साल किया, 1208 से लेके 10 तक। तो जो मोहम्मद गौरी के जो वैध उत्तराधिकारी थे गयासुद्दीन ने इनको दास मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो स्वतंत्र शासन सिर्फ 2 साल ही कर पाया। उसके बाद 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था, तो उसमें मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक इसका शासन था। परिचय के अगर अपन बारे में जानेंगे तो उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का अगर अपन देखें तो कोई पुत्र नहीं था, वो अपने सरदारों पर बहुत विश्वास करता था। जैसे बख्तियार खिलजी हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था, उसके मरने के बाद ही गजनी में एक ताजुद्दीन यल्दूज था, सिंध में नासरुद्दीन कोबाचा था, ये उसके सब सरदार थे। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इन्होंने आपस में साम्राज्य को बांट लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था थोड़ा समझदार व्यक्ति था, वो साम्राज्य विस्तार उसने जब उसके सुल्तान जो रहे मोहम्मद गौरी तब तक उसने साम्राज्य विस्तार जारी रखा। यहाँ उसने थोड़ी समझ दिखाई जब उसने उत्तर भारत में अपनी जो है तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की। तो समझ उसने ये दिखाई कि व्यवहारिक संबंध उसने स्थापित किए और सफल कूटनीति की सहायता से उसने है अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उसने जो है साम्राज्य विस्तार नहीं किया बल्कि जीते हुए जो क्षेत्र हैं उस पर ध्यान ज़्यादा दिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है खूबी है। स्थापत्य कला के बारे में भी चर्चा करेंगे, साहित्य और कला को भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन देखते हैं। उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। इस समय जो शासक थे, जो सुल्तान थे, अगर अपन कहें शासक जो इस समय सुल्तान थे, उन्हें मामलुक कहा जाता था, मामलुक सुल्तान कहा जाता था। अब ये मामलुक शब्द क्या है? मामलुक शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है,
इसका अर्थ होता है दास सेनापति। ये खरीदे जाते थे, ऐसे दास जो सिर्फ सैनिक कार्यों के लिए ही खरीदे जाते थे। दास एक प्रकार से हम कहें नौकर, तो कई कार्यों के लिए खरीदे जाते हैं, पर गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं ये गुलाम रहे हैं और इन्हें खरीदा गया था। तो ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इसे खरीदा गया था। तो मामलूक, मामलूक का अर्थ होता है दास सेनापति। दास सेनापति। मामलूक के अर्थ को अगर अपन समझें तो ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों के लिए खरीदा जाता था, सैनिक कार्यों के लिए खरीदा जाता था, इन्हें सैनिक कार्यों के लिए खरीदा जाता था। और मामलूक जो शब्द है, इनके लिए इतिहासकार हबीबुल्लाह, इतिहासकार हबीबुल्लाह ने मामलूक शब्द जो है इनके लिए यूज किया है, मामलूक शब्द। तो हबीबुल्लाह ने कहा है ये मामलूक शासक थे जो दास सेनापति थे, सैनिक कार्यों के लिए इनको खरीदा जाता था। तो सीधी सी बात है कि इसको खरीदा गया था। तो कहाँ से खरीदा गया था? तो ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो खरीदा गया था निसापुर फारस, वर्तमान में ईरान में है ये निसापुर फारस, निसापुर फारस में काजी अब्दुल अजीज कूफी द्वारा खरीदा गया था। काजी अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा खरीदा गया था। तो काजी अब्दुल अजीज कूफी ने ऐबक को खरीदा था और किसको बेच दिया था? गौरी को। तो गौरी ने फिर इसको खरीदा और गौरी ने इसको अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, ये क्या होता है अमीर ए आखुर? तो अमीर ए आखुर होता है घुड़शाला। जैसे हमारी गौशाला होती है वैसे ही घोड़ों की घुड़शाला होती है। तो घुड़शाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था, घुड़शाला का अध्यक्ष। तो इसे अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बनता है, ये हमें पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने। और अमीर ए आखुर का इसको अध्यक्ष बनाया था। फिर उसके बाद गौरी ने इसे 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसको जीते हुए क्षेत्रों का प्रशासक बना दिया था। भारत में जीते हुए क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त किया था। बहुत भरोसा करता था, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ही था मोहम्मद गौरी। तो 1192 में जीते हुए क्षेत्रों का इसको प्रशासक नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 में गौरी की मृत्यु हुई। तो गौरी की मृत्यु के बाद तो उत्तर भारत में शासन संभालने के लिए तो ये इसका सबसे ज़्यादा ध्यान जो रहता था लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ इसका ध्यान रहता था। तो लाहौर की जनता की मांग पर, लाहौर की जनता की मांग पर इसने सत्ता ग्रहण की, मतलब ये सुल्तान बन गया। लेकिन जो इसने राजधानी है वो लाहौर बनाई। और जो दिल्ली था इसका सैन्य अड्डा था, आर्मी बेस था। तो दिल्ली जो इसका था सैन्य अड्डा था। तो दिल्ली को राजधानी इसने नहीं बनाया था, राजधानी इसकी लाहौर ही थी। तो गौरी ने क्या किया कि जब ये सत्ता और इसने स्वीकार कर ली, दिल्ली और उत्तर भारत का ये शासक नियुक्त हुआ, तो गौरी के वैद्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन को ही अपना सुल्तान माना, इसने सुल्तान माना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ये गजनी के प्रति इतना समर्पित था कि जो उनके वैद्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन थे, इसने उनको ही अपना सुल्तान माना और उन्हीं की छत्र छाया में ही शासन किया। तो गौरी के वैद्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन को ही अपना उसने सुल्तान माना।
तो सीधी सी बात है, तो क्या किया इसने, 1206 से इसका शासन चालू हुआ था। 1206 से लेके 1208 तक गौरी वंश का, अगर हम गौरी ही कहें तो गौरी वंश का मलिक एवं सिपह सलार बना रहा। मलिक एवं सिपह सलार बना रहा। अब सिपह सलार क्या होता है, मलिक एवं सिपह सलार सेनापति। तो ये सेनापति रहा, अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, सिपह सलार बना रहा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य की इसने स्थापना की। इस समय के, इस काल के सुल्तानों को मामलूक का दर्जा दिया गया था, दास सेनापति थे, सैनिक कार्यों के लिए खरीदा जाता था। ये शब्द इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। और ऐबक को खरीदा था निसापुर, वर्तमान में ईरान में, काजी अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा, ये भी पूछा जाता है। गौरी ने खरीदा, फिर अमीर आखुर घुड़साला का अध्यक्ष इसको नियुक्त कर दिया। 1192 में जीते हुए क्षेत्रों का प्रशासक बना दिया था। जब 1194 में गौरी आया था और चंदावर का युद्ध किया था, कन्नौज के जयचंद को पराजित किया था और लक्ष्मी के सिक्के वाले जारी किए थे, तब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ था, तरान के द्वितीय युद्ध के तीसरे साल। तो फिर जब इसको क्षेत्रों का प्रशासक बना दिया था और जब वो गजनी लौट गया था, तो ये साम्राज्य विस्तार कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1197 में इसने गुजरात के भीम द्वितीय को भी पराजित किया था। अनिलवाड़ा पाटन को इसने खूब लूटा था। क्यों? क्योंकि भीम द्वितीय ने गौरी को इस भारत में प्रथम हार दी थी। और 1203 में ऐबक ने परमार्दिदेव परमल को पराजित किया था। ये मैं पहले आपको बता दिया था, इसलिए मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ। इसके पिछली वीडियो देखोगे तो आप उसमें पता चलेगा। 1203 में इसने परमार्दिदेव परमल को हराकर महोबा कालिंजर पर अधिकार कर लिया था इसने 1203 में। तो साम्राज्य विस्तार कर ही रहा था। एक और शासक था बख्तियार खिलजी, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को उसने नष्ट कर दिया था बिहार में, और बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित करके नादिया पर अधिकार कर लिया था। लेकिन असम के राजा माघ से पराजित हो गया था, क्योंकि वो तिब्बत अभियान के लिए जा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूछी जाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1206 से 8 तक गौरी वंश का मलिक एवं सिपह सलार रहा, सेनापति रहा है, जबकि स्वतंत्र हो गया था। चाहता तो वो बन सकता था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे मिटा के मैं आगे बताता हूं। बारह सौ 6 से लेके 1208 तक मलिक एवं सिपह सलार रहा। लेकिन क्योंकि ये दास था, तो इसको दास मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। मतलब ये दास था, दास मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलेगा तब तो ये दास मुक्त होगा और स्वतंत्र शासन स्थापित करेगा। तो अगर अपन देखें तो 1206 से लेकर 1208 तक सिपह सलार रहा। अभी मैंने बताया ये कि सेनापति रहा। और फिर क्या हुआ कि 1208 में गयासुद्दीन ने ऐबक से खुश होकर, और ये जब सिपह सलार रहा था तो इसने गयासुद्दीन को छत्र, राजकीय पताका और नक्कार भेंट की थी। छत्र क्या होता है? जो सिंहासन के ऊपर जो छत्र लगा रहता है, छाता, वो छत्र रहता, राजकीय पताका, ध्वज। तो ये इतना गुलाम था और इतना समर्पित था गौरी के उत्तराधिकारी के प्रति कि ये छत्र और राजकीय पताका, नक्कार उसने भेंट प्रदान की थी। तो गयासुद्दीन खुश हुए उससे, और 1208 में ऐबक को दास मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया। दास मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया। तो सीधी सी बात है, क्या वो मुक्त हो गया है तो वो सुल्तान बनेगा। तो 1208 से लेकर और 1210 तक स्वतंत्र शासन स्थापित किया। स्वतंत्र शासन इसने किया। तो ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक स्वतंत्र शासन किया। तो 1208 से लेकर 10 तक शासन किया। 1206 से 8 तक ये गौरी वंश का सिपह सलार, मलिक एवं सिपह सलार बना रहा था।
कुतुबुद्दीन ऐबक, सीधा ही लिख देता हूं, ऐबक ने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ये इंपॉर्टेंट है, ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही खुतबा पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया। ऐबक ने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की ना ही खुतबा पढ़वाया। सुल्तान, क्योंकि वो सीधी सी बात है समर्पित था, तो सुल्तान स्वतंत्र भी हो गया तो भी उसने उपाधि धारण नहीं की। और खुतबा का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। पहले के राजा क्या रहते थे, अपनी उपलब्धियां प्रजा को बताते थे तो उसको कहते थे खुतबा पढ़वाना, तो इसने खुतबा नहीं पढ़वाया था। तो ऐबक ना तो सुल्तान की उपाधि ली ना ही इसने खुतबा पढ़वाया। ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक समझदार था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऐबक ने साम्राज्य विस्तार, जब गौरी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद साम्राज्य विस्तार इसने नहीं किया। तो क्या किया, साम्राज्य विस्तार नहीं किया तो जीते हुए क्षेत्रों पर ध्यान दिया, जीते हुए क्षेत्रों पर इसने ध्यान दिया, जीते हुए क्षेत्रों पर इसने ध्यान दिया। और क्या इसकी सफलता रही, तो इसने व्यावहारिक संबंध की नीति अपनाई, व्यावहारिक संबंध की नीति बनाई, प्लस सफल कूटनीति से, सफल कूटनीति से, व्यावहारिक संबंध और सफल कूटनीति से बराबर समाज को, साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। अगर ये चाहता था कुतुबुद्दीन ऐबक तो गजनी में ताजुद्दीन यलदौज का शासन था, एक बार ये गया भी था यलदौज पर हमला करने के लिए, पर यलदौज अपनी जनता के प्रति इतना स्नेही था कि जनता ने उसके पक्ष में विद्रोह कर दिया गजनी, और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। तो ये समझ गया कि साम्राज्य विस्तार पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ भी राजपूत शासक हैं, चंदेल शासक हैं, और भी शासक हैं, ये जो मेरा जीता हुआ क्षेत्र है ये वापस ले लेंगे। तो इसने दिमाग लगाया कि जो अपने आसपास के जो शासक हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उससे मैं संबंध बनाऊं, जीते हुए जो क्षेत्र पर है उस पर ध्यान दूं। सफल कूटनीति के तहत इसने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। तो क्या किया इसने, तो इसने गजनी के जो शासक ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से खुद विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह सिंध के शासक नासरुद्दीन कुबाचा से किया, और अपनी बहन का विवाह किया, और अपनी पुत्री का विवाह बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश से किया, जो कि अभी शमसी वंश का प्रथम सुल्तान होगा इल्तुतमिश। तो पुत्री का विवाह बदायूं उत्तर प्रदेश में उस समय सूबेदार था। तो एक राज्य रहता था, उसमें छोटे छोटे क्षेत्र रहते थे, काफ़ी बड़े भी क्षेत्र रहते थे, वो सूबेदार रहता था। तो इसी प्रकार से व्यवहारिक संबंध प्लस सफल कूटनीति बराबर साम्राज्य को सुदृढ़ किया। अगर हम ऐसे पीएससी में लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फिर क्या क्या किया इसने, यलदौज की पुत्री से ऐबक ने विवाह किया, ऐबक ने विवाह किया। तो ये यलदौज का दामाद बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपनी बहन का विवाह किससे कराया, सिंध शासक कुबाचा से कराया, तो कुबाचा से भी संबंध हो गए, अच्छे संबंध हो गए। और अपनी पुत्री, जो बाद में इसकी पुत्री हुई और जब बड़ी हुई तो अपनी पुत्री का विवाह इसने इल्तुतमिश से किया। इल्तुतमिश जो उस समय बदायूं यूपी में है उसका सूबेदार था। सूबेदार उस समय बड़ा पद होता था, किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्वामी होता था, सुल्तान होता था। तो पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराया तो इसकी दुश्मनी लगभग समाप्त हो गई। अपने ही पूर्वजों और अपने ही जातियों से इसने संबंध बनाए तो इसकी दुश्मनी रही नहीं। इसके बाद ये इसकी नीतियां थी जो कि पता होना चाहिए, पूछा जाता है, अगर हम लिखेंगे तो पता रहेगा। आगे हम पढ़ते हैं।
मुस्लिम कवि थे मिन्हाज उस सिराज। मुस्लिम कवि मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज। मुस्लिम कवि मिन्हाज उस सिराज ने इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान कहा है, उदार हृदय का सुल्तान कहा है। मुस्लिम कवि मिन्हाज उस सिराज ने वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान कहा है। ऐबक जो है लाखों में दान दिया करता था, वह दान बहुत देता था, लाखों में दान दिया करता था, इसलिए जनता उसे लाख बख्श के नाम से पुकारती थी। लाख बख्श या हातिम द्वितीय के नाम से पुकारती थी। तो ये इसकी उपाधि है, ये पता होना चाहिए। लाख बख्श हातिम द्वितीय किसकी उपाधि है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये पूछा जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट ये लिख दिया है। लाख बख्श हातिम द्वितीय की उपाधि इसको दी गई थी। ये ऐबक का कार्यकाल रहा था। और फिर क्या हुआ कि 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1210 में। तो 1210 में इसकी जब मृत्यु हो गई तो तुर्क अमीरों ने इसके बेटे आराम शाह को शासक नियुक्त किया। तो 1210 में आराम शाह को शासक नियुक्त किया। आराम शाह को शासक नियुक्त किया 1210 में। लेकिन आराम शाह जो था वो अयोग्य शासक था, योग्य नहीं था, अयोग्य शासक था। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इल्तुतमिश इसके जियाजी थे। इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, उसने क्या हुआ कि आराम शाह को दिल्ली का एक क्षेत्र जद, तो जद के मैदान में आराम शाह को पराजित कर दिया, मार दिया। आराम शाह को पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश कब बैठा? तो 1211 में, और 1211 से लेके 36 तक इसका शासन रहेगा। कल हम इस पर चर्चा करेंगे इल्तुतमिश पर। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इतना ही है। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक हमको लगाना रहेगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की और क्या विशेषताएं थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अगर सांस्कृतिक उपलब्धियां उसकी देखें तो उसने साहित्य पर और कला का संरक्षण प्रदान किया था। स्थापत्य शैली में अगर देखें तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली से निर्मित कई उसने इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे कुब्बत इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण कराया था। तो उस पर चर्चा करते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि पर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में अपन बात करते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले अपन जानेंगे साहित्य के बारे में। इसने साहित्य में क्या योगदान था? तो ऐबक जो है साहित्य एवं कला को
संरक्षण प्रदान किया था, संरक्षण प्रदान किया था। कैसे पता चलता है? तो इसके दरबार में कवि रहते थे, उससे अपन को पता चलता है इसने संरक्षण प्रदान किया था। इसने कवि इसके रहते थे। तो ताज उल मासिर के लेखक जो कवि थे, ताज उल मासिर के लेखक कौन थे? हसन निज़ामी। हसन निज़ामी को इसने संरक्षण प्रदान किया था। ये साहित्यकार हुआ करते थे और संरक्षण दिया था। और आदाब उल हर्ष के लेखक, आदाब उल हर्ष के लेखक फ़क्र ए मुदब्बिर, फ़क्र ए मुदब्बिर को इसने संरक्षण प्रदान किया था इन विद्वानों को। तो दोनों ये विद्वान थे, विद्वानों को संरक्षण इसने प्रदान किया था। सांस्कृतिक उपलब्धि में साहित्य में इसकी यही थी कि ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी, आदाब उल हर्ष के लेखक फ़क्र मुदब्बिर जैसे विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया था। अब अपन इसके स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में देखेंगे तो इंडो इस्लामिक शैली। इंडो मतलब इंडिया, इस्लाम तो इस्लाम। इंडो इस्लामिक शैली में तराबियत प्लस अरू कुवैत, तराबियत भारत की थी और अरू कुवैत जो गुंबद और जो मेहराब थे वो इस्लाम की थी। तो दोनों को मिश्रण किया तो इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित इमारतों को अपन जानेंगे। तो जैसे ये थी कुव्वत इस्लाम मस्जिद, कुव्वत इस्लामिक मस्जिद। इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित ये भारत की पहली मस्जिद थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा होना चाहिए। कुव्वत इस्लामिक मस्जिद थी इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित, इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित भारत की पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद है ये। इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ था 1198 में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का यहाँ किला था राय पिथौरा। तो 1198 में ऐबक ने राय पिथौरा किले पर अधिकार कर लिया, राय पिथौरा किले पर अधिकार कर लिया और इसको नष्ट करके तो वहाँ स्थित विष्णु मंदिर प्लस 27 जैन मंदिर को ऐबक ने नष्ट कर दिया। तो 1198 में राय पिथौरा किले को नष्ट करके उस पर अधिकार करके विष्णु मंदिर प्लस 27 जैन मंदिरों को नष्ट करके उसने कुव्वत इस्लामिक मस्जिद का निर्माण किया था। क्या किया था? कुव्वत एक इस्लामिक मस्जिद का निर्माण किया था, इसको नष्ट कर दिया था। तो ये कुव्वत ए इस्लामिक मस्जिद का निर्माण किया था। तो ये थी भारत की पहली मस्जिद थी, इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित भारत की पहली मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 1198 में राय पिथौरा में दिल्ली में ही विष्णु मंदिर प्लस 27 जैन मंदिरों को नष्ट करके उसने कुव्वत इस्लामिक मस्जिद का निर्माण किया था। अगर अपन देखेंगे तो ये पहली थी। दूसरी अपन देखेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कहाँ थी? ये अजमेर में थी। तो अजमेर में इसने क्या किया था? अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था संस्कृत विश्वविद्यालय, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विश्वविद्यालय, पूरा नाम ये था।
तो विग्रह राज द्वारा अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को इसने क्या किया, नष्ट कर दिया। तो संस्कृत विश्वविद्यालय का इसने नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का इसने अजमेर में इसने निर्माण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडो इस्लामिक शैली में दूसरी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बनी 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ निर्मित था, उसको इसने तोड़ दिया। उसके जगह पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किया। तीसरा था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार का इसने जो निर्माण किया था 1206 में, 1206 में दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर, मेहरौली, मेहरौली जो कि दिल्ली में था, दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर 1206 में किसकी स्मृति में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन, मुस्लिम संत थे ये, मुस्लिम संत थे, ये पता होना चाहिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की स्मृति में, ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था 1206 में दिल्ली के मेहरौली में। और 1206 में जैसा कि निर्माण कराया था, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसने क्या हुआ कि कुतुब मीनार की एक मंजिल का निर्माण करवा पाया था। शेष मंजिल, शेष मंजिल का जो निर्माण है इसके दामाद इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। जो कुतुब मीनार की जो शुरू की 3 मंजिलें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ऊपर की जो और 2 मंजिलें हैं वो संगमरमर से निर्मित है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 375 सीढ़ियाँ, उत्तर की ओर एक दरवाजा है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सांस्कृतिक उपलब्धियों में अपन ने इसके साहित्य के बारे में जाना। ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी, आदाब उल हर्स के लेकर फ़ख्र ए मुदब्बिर को इसने विद्वानों को संरक्षण दिया था। अगर अपन इसके स्थापत्य कला को जाने तो इंडो स्थापत्य कला शैली में कुव्वत-ए इस्लामिक मस्जिद, भारत की इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली से निर्मित भारत की पहली मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के जो है राय पिथौरा जो किला था राजपूत शासकों का था, उसको नष्ट करके वहाँ स्थित 27 जैन मंदिरों और विष्णु मंदिर को नष्ट करने के बाद कुव्वत इस्लामिक मस्जिद का निर्माण किया। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा कंठाभरण संस्कृत विश्वविद्यालय पूरा उसका नाम था, उसको नष्ट करके अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया। फिर उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किया। तो कुतुब मीनार जो है प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसने कुतुब मीनार का निर्माण किया। वो मेहरौली में 1206 में इसका निर्माण किया। क्योंकि समय इसके पास कम था तो शुरू की 1 मंजिल का ही निर्माण करा पाया था, बाकी की मंजिल का निर्माण इसके दामाद इल्तुतमिश ने कराया था। शुरू की 3 जो मंजिलें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, शेष जो 2 मंजिल है वो संगमरमर से निर्मित है, अंदर 375 सीढ़ियाँ हैं। तो ये था। कभी अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाए तो हम अच्छा खासा 5 नंबर में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आराम शाह, इसके बारे में पढ़ा था अपन ने 1210 में, तो 1211 तक लगभग 8 माह का शासन था। तो उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश को अगर अपन सही कहें तो तुर्क अमीरों ने ही आराम शाह को गद्दी पर बिठाया था, पर आराम शाह अयोग्य शासक था, इसलिए तुर्क अमीरों ने ही इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये सफल व्यक्ति है और साहसी व्यक्ति है। तो उन्होंने उसे ही निमंत्रण दिया था चुपके से। तो वो आया और उसने जद के मैदान में आराम शाह को मार दिया, पराजित कर दिया और वहाँ का दिल्ली का शासक बना, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक शमसी वंश की स्थापना करके दिल्ली का सुल्तान बना। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी था। तो आज कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह को अपन ने समाप्त कर दिया है। कल अपन जानेंगे शमसी वंश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। इतना ही था, तो कल चर्चा करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।